हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल प्राइज़ 2026 देने की सिफारिश करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई। फैसला हालिया पाक भारत बहरान में सदर ट्रंप के फैसला कुन सिफारती मुदाखलत पर किया गया। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारहियत को देखा। भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। भारत जारहियत से खवातीन, बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान करता रहा। अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस नपातुला और पुरअज़्म फौजी रद्द अमल था। ये ताकत का तवाज़ुन दोबारा कायम करने और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए अंजाम दिया गया। सदर ट्रंप की दूरअंदेश क़यादत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती राब्ते इस्तेमाल किए। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान सदर ट्रंप की मसला कश्मीर के हल में मदद की मुखलिसाना पेशकश को कदर की निगाह से देखती है। मसला जम्मू कश्मीर इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बात करेंगे, देखेंगे कि क्या नतीजा निकलता है। मैं मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। न्यू जर्सी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ईरान ने एटमी सलाहियत के मवाद जमा कर लिया है। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक तुलसी ने गलत कहा, रुकना बहुत मुश्किल होगा। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। I'm not going to talk about ground force. The last thing you want to do is ground force. But I'm giving them a period of time, and I would say 2 weeks would be the maximum. I will say this: it's very hard to stop when you look at it. Israel's doing well in terms of war, and I think you would say that Iran is doing less well. It's a little bit hard to get somebody to stop. It's very hard to make that request right now. If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing, and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. Just a time to see whether or not people come to their senses. Iran doesn't want to speak to Europe. They want to speak to us. Europe is not going to be able to help in this. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर बात की है। बातचीत में वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से पाक भारत उमूर में खामोश सिफारतकारी को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, मार्को रूबियो की फ़ाल सिफारतकारी की वजह से 2 एटमी रियासतें तबाही से बच गई हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी सदर ट्रंप के मुस्बत बयानात जनूबी एशिया में पायदार अमन की हौसला अफजाई करते हैं। खित्ते में देर पा अमन तभी कायम हो सकता है जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान बामायनी मुज़ाकरात हों। पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब अमूर पर बातचीत के लिए तैयार है, जिनमें मसला कश्मीर, सिंतास मुआहिदा, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात शामिल हैं। मार्को रूबियो से बातचीत में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान इसराइल बहरान पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान इसराइल तनाज़े को मुज़ाकरात और सफारतकारी से हल किया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस सूरत हाल में कोई भी तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। यूरोप के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर जोर दिया है कि वो अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हो जाए। जिनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ 3 यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की बातचीत हुई, जिसके बाद जर्मन वज़ीर ख़ारजा योहान वेडेफेल ने कहा कि ईरान तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है, मगर ये बात बहुत अहम है कि इस बातचीत में अमरीका भी शरीक हो। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूरोपीय मुल्क एक बात पर वाज़ेह हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होना चाहिए। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारी सफारतकारी से मुज़ाकरात का रास्ता निकलेगा। हम इस सफारतकारी के लिए अमेरिका और इसराइल के साथ भी राब्ते में हैं और खित्ते के दूसरे मुल्क भी हमारे राब्ते में हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर भी जोर दिया है कि वो अपने एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ बात करे। स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में आला सतह के मुज़ाकरात जारी हैं ताकि ईरान के एटमी प्रोग्राम पर नए मुज़ाकरात की राह हमवार की जा सके। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा ने जिनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत की है।
سفارتکاروں کے مطابق ابھی تک ایسا کوئی امکان نہیں کہ اسرائیل ایران پر حملے ترک کر دے گا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ جان نویل باغوت نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ نے ایٹمی پروگرام سمیت تمام معاملات پر بات چیت پر آمادگی ظاہر کی ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ ایران کسی تصفیے تک پہنچنے کے لیے امریکہ سے بھی بات کرے گا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیوی نے کہا کہ یورپی ملک ایران سے بات چیت جاری رکھنے کے لیے بے چین ہیں۔ اس سے پہلے ایران کہہ چکا ہے کہ وہ اسرائیلی حملے رکنے تک ٹرمپ انتظامیہ سے بات چیت نہیں کرے گا۔ اسرائیل ایران جنگ رکوانے کے لیے عالمی سفارتی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز نے ایران اور اسرائیل کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے انٹونیو گوتریز نے کہا کہ عالمی امن تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، عالمی برادری پر بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر تنازع بڑھ گیا تو اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ تمام فریقین سے درخواست ہے کہ امن کو موقع دیں۔ سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ ایران متعدد بار کہہ چکا ہے کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا رہا۔ چینی مندوب نے کہا کہ چین اسرائیل اور ایران کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسرائیلی حملے عالمی قوانین، ایران کی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل کی موجودہ کارروائیاں علاقائی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روسی مندوب نے کہا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان فوری جنگ بندی کی جائے۔ اسرائیل ایران تنازع میں اقوام متحدہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اسرائیل نے ایران میں جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی مندوب نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کو اپنے جوہری عزائم ترک کرنے چاہیے۔ ایران کو جوہری معاہدے پر رضامند ہونا چاہیے تھا۔ ایران نے میزائلوں سے اسرائیل کے کئی شہروں کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت فوجی مراکز، 2 فضائی اڈوں، دفاعی صنعتوں، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور فوجی آپریشنز میں تعاون کرنے والی کمپنیوں پر حملہ کیا گیا ہے۔ تل ابیب، حیفا، بیرشیبا میں بھڑکتی آگ اس بات کا اظہار ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائلوں کی طاقت اس وقت تک بڑھائی جاتی رہے گی جب تک مجرم کو پوری سزا نہ دے دی جائے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق میزائل کے ٹکڑے لگنے سے ڈینگش میں رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے کہا ایران کی بہادر افواج کے حیرت انگیز حملے جارے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ اپنے بیان میں ترجمان نے امریکہ کو خبردار کیا کہ ایران اسرائیل تنازع میں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ شریک ہوا تو خطے میں اس کے فوجی اڈوں کو بھی خطرات کا سامنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ایران نے دفاعی قوت کا بہت ہی چھوٹا حصہ استعمال کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل میں رہنے والے خبردار رہیں کہ فلسطین کی زیر قبضہ زمین ان کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کے وسطی ایران میں حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وسطی ایران میں میزائلوں کے ذخیرے اور لانچنگ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے تہران کے جنوب میں قم شہر میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا ہے۔ ساری زندگی جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والی مایہ ناز سیاسی لیڈر اور ملک کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 72ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ ضیاء الحق سے لے کر پرویز مشرف تک آمرانہ حکومتوں سے لڑنے والی اس بہادر لیڈر کی زندگی اور سیاسی سفر کا مختصر احوال دیکھیے کراچی سے کامران رضی کی رپورٹ میں۔ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ۔ محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستانی سیاست کا وہ نمایاں کردار جو ایک طرف کروڑوں عوام کی امیدوں کا مرکز تھی تو دوسری طرف عالمی سطح پر بھی ان کی قیادت کو تسلیم کیا گیا۔ جمہوریت کے لیے لازوال جدوجہد کرنے والی یہ شخصیت 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ریڈ کلف کالج اور ہارورڈ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاسیات، اقتصادیات اور فلسفی میں اعلیٰ ڈگری حاصل کی۔ اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خاتمے اور مارشل لاء کے نفاذ کے بعد بے نظیر بھٹو بیرون ملک رہ کر سیاسی جدوجہد کرتی رہیں۔ اپریل 1986 میں وطن واپس آئیں تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ 1988 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کی کامیابی کے بعد بے نظیر بھٹو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں، لیکن صرف 18 ماہ بعد ان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ نومبر 1993 میں دوسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئیں، مگر 1996 میں پیپلز پارٹی کے ہی نامزد صدر نے حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ مبینہ انتقامی کارروائیوں کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے جلا وطنی اختیار کی۔ پھر 2007 میں انہوں نے پاکستان واپسی کا اعلان کیا اور جان کا خطرہ ہونے کے باوجود وہ 18 اکتوبر 2007 کو کراچی پہنچی۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے کے دوران
उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें आलमी व इलाकाई सियासत में नुमाया मकाम रखने वाली महबूब लीडर अवाम से हमेशा के लिए जुदा हो गयी। कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। जंग के मैदान में हारने वाले भारत सिफारती सतह पर पाकिस्तान को नाकाम बनाना चाहता था, मगर हमने इस महाज पर भी उसे शिकस्त दी है। बिलावल भुट्टो का वतन वापसी पर कराची में खिताब, कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीका, यूरोप, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा के सामने कामयाबी के साथ रखा। बताया कि पाकिस्तान सच और भारत झूठ के साथ खड़ा है। भारत को सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के सिफारती वफ्द की क़यादत करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी वतन वापस पहुँच गए। कराची एयरपोर्ट पर कारकुनों ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जंग के मैदान में मुंह की खाने वाला भारत पाकिस्तान को सिफारती सतह पर नीचा दिखाना चाहता था, मगर हमने दुश्मन को इस महाज पर भी शिकस्त दी है। भारतीय बयानिया पाकिस्तान से हर जगह हारा है। भारत का कोशिश ये था कि जहां वो जंग के मैदान में पाकिस्तान को नहीं हरवा सके, तो उनका कोशिश ये था कि बयानिया के लिहाज से और सफारती सतह पे वो पाकिस्तान को नाकाम करवा दे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान कामयाब रहा और भारत नाकाम रहा। बिलावल भुट्टो ने 2019 में भारत के नाम नेहाज सर्जिकल स्ट्राइक का हवाला देते हुए कहा कि उस वक्त का वजीर आजम कहता था, क्या मैं भारत से जंग कर लूं? मगर इस बार हमारी खुशकिस्मती थी कि सदारत जरदारी और वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ के पास थी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत को हर सूरत सिंतास मुआहदे की पासदारी करना होगी। हमने अक़वाम मुत्तहिदा में आपका सिंदूक का दिफा किया, हमने अमेरिका में उनके दारुल हुकूमत में आपका सिंदूक का दिफा किया, हमने ब्रिटानिया में, यूरोप में आपका सिंदूक में दिफा किया कि यह हम होने नहीं देंगे कि अगर भारत हमारे सिंदूक की तरफ माली आंख भी दिखाता है तो इंशाअल्लाह ताला हम एक और जंग लड़ेंगे और एक बार फिर उनको शिकस्त दिलवाएंगे। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी सदर की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दी गई दावत को पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी करार देते हुए कहा कि ये दावत दरअसल पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई और भारत की नाकामी का एतराफ़ है। मौसम की खबर दें, PDM में पंजाब के मुताबिक आज शाम से पंजाब में प्री मानसून बारिशों का आगाज होगा, जबकि बेशतर अजला में 23 जून तक आंधी और बारिश की पेशगोई की गई है। पंजाब की मौसमी सूरत हाल पर एक बयान में तर्जुमान PDMA का कहना है कि रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरात, जेलम और गुजरावाला में बारिश का इम्कान है, जबकि लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, टोबा टेक सिंह, जंग, सरगोदा और मियांवाली में भी बारिशें मुतवक्के हैं। DG इरफान काठिया का कहना है कि 21 से 23 जून तक जनूबी पंजाब के शहरों मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और बहावलनगर में भी बारिश हो सकती है। बारिशों के सिलसिले से गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में कमी वाक़ई होगी। कराची में मौसम खुशगवार है, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। आज शहर में वक्फे से तेज़ हवाएं चलती रहेंगी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ से वाला असलम मौसम का अहवाल बता रही हैं। कराची में आज सुबह सवेरे ही मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है और आसमान पर बादल ही बादल हैं। मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और आइंदा 24 घंटों के दौरान भी यही पेशगोई की जा रही है कि मतलब इसी तरीके से जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और जो तेज़ हवाओं का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। शहर में इस वक्त जो हवा में नमी का तनासुब है वो भी 60% से ज़्यादा है। सुबह के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में कराची के हमने देखा कि जो बूंदाबांदी है उसका सिलसिला भी जारी रहा और आज भी यही एक्सपेक्टेड है कि कराची के कुछ मुख्तलिफ इलाकों में जो बूंदाबांदी है उसका सिलसिला इसी तरीके से जारी भी रहेगा और काफ़ी ज़्यादा जो मौसम है वो इस वक्त खुशगवार है। धूप छाँव का सिलसिला जारी ही है शहर में कल से भी और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा था कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो काफ़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो बूंदाबांदी थी वो भी हुई थी और कराची वाले काफ़ी ज़्यादा जो गर्मी थी वो महसूस कर रहे थे कुछ दिनों से, लेकिन अब चूँकि मौसम एक अच्छे उसकी तरफ जा रहा है लिहाजा कराची वाले भी काफ़ी खुश हैं। और ये सिर्फ यही नहीं है बल्कि जो जून है उसके एंड में भी एक्सपेक्टेड है कि जो प्री मानसून है उसकी अच्छी बारिशें मुतवक्के हैं। सरोज, बैंजो और दंबूरा की तरह चंग भी बलोची मौसीकी का एक कदीम और दिल में उतर जाने वाला साज है। इसके सुर जैसे रूह को छू लेते हैं जो मौसीकी के शायकीन को मशहूर कर देते हैं। मौसीकी के आलमी दिन के मौके पर यह साज हमें अपनी सकाफती जड़ों और रिवायती नगमगी की याद दिलाता है। कोयटा से शहाब उमर की रिपोर्ट।
चंग का शुमार कदीम तरीन बलोची साजों में होता है। माजी में बलूचिस्तान के इलाके डेरबुगटी, कोलू, बारखान और गिरदनौ में खुशी की तकरीबात और रिवायती महफिलों में चंग बजाना एक लाजमी जुज़ समझा जाता था। चंग के सुर न सिर्फ मुनफरद होते हैं बल्कि समात पर खुशगवार असर छोड़ते हैं जो दिल को छू लेते हैं और फिजा में एक अलग सी नगमगी घोल देते हैं। पहले ज़माने में जब म्यूज़िक नहीं होता था, कुछ भी नहीं था, तो हम लोगों के बाप दादाओं ने जो है इसको ईजाद किया, इसको जो है वो किया, बनाया। लोगों के चंद टुकड़ों से ये बनता है। चंग लोहे के टुकड़े से तैयार करदा एक छोटा मगर निहायत मुनफरद मौसीकी का आला है जिसे मकामी चंग नवाज अपने हाथों से बनाते हैं और मखसूस रिदम के साथ बजाते हैं। इसका बजाना एक ख़ास महारत और फ़न का तकाजा करता है। इसे एक हाथ से दोनों होंठों के दरमियान दबाकर दांतों से टच किया जाता है, जबकि दूसरे हाथ की उंगली से इसकी धात की तार को चुटकी मारकर बजाया जाता है। चंग के पैदा करदा सुर न सिर्फ दिलकश होते हैं बल्कि सुनने वाले को एक मखसूस विजदानी कैफियत में ले जाते हैं। अभी तो जो है ये स्केल वगैरह आ गए, पहले जो है ना, पहले के ज़माने में स्केल नहीं था, ये कुछ नहीं थे। वो लोग अपने दिमाग से इसको जो है वो ट्यून करते थे, इसको जो है वो करते थे, वो उसका सुर रखते थे। 3 नस्लों से चंग की आवाज़ को ज़िंदा रखने वाले चंग नवाज़ मोहम्मद इकबाल का कहना है कि चंग न सिर्फ बलोच मौसीकी बल्कि पूरी सकाफ़त का एक अहम हिस्सा है, मगर अफसोस कि अब यह साज़ मादूमी के ख़तरे से दो चार है। इनका कहना है कि इदारे सकाफ़त को इस साज़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दामात करने की ज़रूरत है। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में रंगारंग 3 रोज़ा चित्राल शंदूर पोलो फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है। फेस्टिवल में सैकड़ों मुल्की और गैर मुल्की शरीक हैं। पाक फ़ौज और खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी के ज़ेर तमाम चित्राल शंदूर पोलो फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब में FC बैंड और चित्राल स्काउट्स के बैंड्स की शानदार परफॉर्मेंस पेश की गई। पोलो फेस्टिवल का इफ्तिताही मैच सरला सपोर्ट चित्राल और गज़र गिलगित बल्तिस्तान की टीमों में खेला गया, जिसमें सरला सपोर्ट की टीम 3-6 गोल से कामयाब हुई।